Namaskar. This particular question is from IIT Advanced 2016 paper and this question is from the chapter called Chemical Kinetics. Chemical Kinetics से इस सेक्शन से आर्हीनियस थ्योरी से कोलिजन थ्योरी से बहुत फ्रीक्वेंटली थ्योरी वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आप थोड़ी सी थ्योरी भी अच्छे से पढ़ लो तो बड़े प्यार से हो जाता है। वो तो जैसा कि आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे भी इसने फिजिकल में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिएगा। पहला पहला सेंटेंस आपसे क्या कह रहा है, करेक्ट इनकरेक्ट बताना होगा। इसमें आर्हीनियस के हिसाब से कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी इज यूजुअली इम्प्लाइज अ फास्टर रिएक्शन। तो कह रहे हैं क्या हाई एक्टिवेशन एनर्जी अगर होगी तो क्या फास्ट रिएक्शन होगी। तो आप खुद सोचो, ये जो थोड़े थोड़े से दो ग्राफ आपको समझाए जाते थे कि एक तो मान लो जी आपके रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है, प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है और आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए उसको इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ा। ठीक है जी। और एक पैरेलल में ही दूसरा कोई ग्राफ है, उसमें आप कह रहे हो कि रिएक्टेंट की एनर्जी उसमें भी इतनी है, प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी भी है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए आपको इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ा, तब जाके ये रिएक्शन हुई। तो अगर मैं आपसे कहूं तो यहां से लेकर यहां तक की जो एनर्जी होती है, इसी को तो एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो हम तो ये सिंपल सी साधारण सी लैंग्वेज में तो हम ये बोलते हैं कि जिसको ऊंचा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, ये जो ऊंचा पहाड़ है, ये जिसको ये इतना बड़ा ऊंचा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, वो रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होगी, और जिसको छोटा सा पहाड़ चढ़ना है वो फटाफट पहाड़ चढ़ जाएगा और जल्दी से रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है, सिंपल सा फैक्ट ये है कि अगर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्शन इनफेक्ट डिफिकल्ट होती है, इजी नहीं होती है। ये आपसे कह रहा है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो तो क्या रिएक्शन जल्दी हो जाती है, फास्ट हो जाती है? नहीं जी, जल्दी नहीं होती, बल्कि वो तो स्लो होगी। जल्दी तो ये होगी अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो। ठीक है जी। तो ये तो रहा ए ऑप्शन। बी ऑप्शन पे बात करते हैं। चलो, बी ऑप्शन क्या कह रहा है? बी ऑप्शन कह रहा है रेट कांस्टेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये तो सही बात है कि भाई अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी ऑब्वियसली बढ़ेगा। ठीक है। कह रहा है दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन हुज एनर्जी एक्सीड द एक्टिवेशन एनर्जी। ये सही बात है कि एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में हम यही तो बोलते हैं कि अगर हमने क्या किया, अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें कोलिजन थ्योरी के हिसाब से, तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स जितना एक दूसरे से कोलाइड करेंगे उतना ज्यादा रिएक्शन होने की टेंडेंसी है। और जरूरी नहीं कि हर कोलिजन आपका सक्सेसफुल कोलिजन हो, सिर्फ वही कोलिजन सक्सेसफुल कोलिजन माने जाते हैं जिनकी एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो। अगर एक्टिवेशन एनर्जी से कम एनर्जी होगी तो वो सक्सेसफुल कोलिजन नहीं है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेसफुल कोलिजन्स भी बढ़ेगी। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो भाई सक्सेसफुल कोलिजन भी तो बढ़ेंगे ना। और सक्सेसफुल कोलिजन कौन होते हैं? जो कि एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी रखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ है दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर नंबर ऑफ द कोलिजन हुज एनर्जी एक्सीड द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी आप चाहो तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से भी इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हो, वहां से भी ये वाला सेंटेंस एक्सप्लेन हो जाएगा। देन आते हैं higher the magnitude of activation energy, stronger its temperature dependency of the rate constant। ये एक बार देखना पड़ेगा, देखना जरा ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिपेंडेंसी रेट कांस्टेंट की बढ़ती जाती है। तो ये ना आर्हीनियस से थोड़ा एक्सप्लेन हो जाएगा। अगर आप आर्हीनियस इक्वेशन को पकड़ो तो आर्हीनियस इक्वेशन क्या बोलता है? वो कहता है k इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर ई ए बाय आर टी, ऐसे तो बोलता है। तो अगर मान लो मेरे से कोई बोले रेट कांस्टेंट के, ये तो पूछ रहा है आपसे हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेट कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे मेरे को रेट कांस्टेंट का रिश्ता देखना है टेम्परेचर के साथ और एक्टिवेशन एनर्जी के साथ, इन तीनों का एक दूसरे से रिश्ता देखना है। तो ये बेस्ट रिएक्शन है जो इन तीनों का रिश्ता एक दूसरे से दिखाएगा। ये है आपका रेट कांस्टेंट, ये है आपका एनर्जी ऑब्वियसली, ठीक है जी, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर भी है। तो यही एक इक्वेशन है जो इन तीनों का रिश्ता एक दूसरे से दिखा सकती है। मैं क्या करूं, मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो मैं कहूं, अगर मैं यहां से बोलूं डी के बाय डी टी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेट से 1/k यहां लगा दूं, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है, ये तो गया, इसकी वजह से हो जाएगा क्या, ये माइनस ई ए बाय आर टी, और टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो इट विल गिव यू ई ए बाय आर टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सिंपली बस मैंने इतना छोटा सा एक डेरिवेशन करके, मतलब डिफरेंशिएशन करके, सिंपली मैंने क्या दिखा दिया, मैंने इस सेंटेंस को एक्सप्लेन कर दिया। कैसे एक्सप्लेन कर दिया? अब ये इक्वेशन आपको क्या दिखा रही है? ये इक्वेशन सिंपली आपको यही तो दिखा रही है कि ये टर्म क्या दिखा रहा है, ये टर्म आपको दिखा रहा है डिपेंडेंसी ऑफ द रेट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कि जो आपका रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो ये सिंपली ये के डायरेक्टली पोर्शन है। तो अगर आप ई बढ़ाओगे, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाओगे, तो ये जो डिपेंडेंसी ऑफ के ऑन द टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा। तो यही तो ये कह रहा था कि अगर आपने हायर हायर
मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी लिया तो ऐसे में रेट कांस्टेंट की टेम्परेचर में जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ से। ठीक है जी। लास्ट लास्ट और एक बार और लास्ट और ऑप्शन पढ़ते हैं। लास्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ऑप्शन सिंपल सही है, आपसे कह रहा है कि ऑप्शन नंबर डी आपसे कह रहा है द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज द मेजर ऑफ द रेट ऑफ द कोलिजन्स अकर irrespective ऑफ देयर एनर्जी। बिल्कुल सही बात है भाई। आप आर्हेनियस को दोबारा लिख लो ना, k इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो इसमें भाई दो पार्ट होते थे। ये पार्ट तो क्या है, ये पार्ट तो प्योरली नंबर ऑफ कोलिजन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को यू कैन से कोलिजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ ये पार्ट क्या है, ये पार्ट एनर्जी डिपेंडेंसी को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये आपसे कह रहा है, ये कह रहा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये कह रहा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर प्योरली सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ कोलिजन्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। उस बात बिल्कुल सही है कि जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए है मेजर करता है एक तरह से आपके रेट ऑफ कोलिजन्स एंड दैट टू इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जीज। दैट्स वाई हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, सी और डी सही है। और ये वाला ग्राफ दिखा के मैंने जस्टिफाई किया कि ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.